नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। नेताओं की सियासत, सरकारी संस्थाओं की लापरवाही और अधिकारियों का भ्रष्टाचार लोगों की जान पर किस तरह भारी पड़ता है, इसका सबूत मिला आज दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में, जहां एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। नियम है कि बरसात के पहले नगर निगम पुरानी हो चुकी इमारतों का सर्वे कराए और खतरनाक घोषित की गई इमारतों को खाली कराए, लेकिन यह नियम सिर्फ कागजों पर ही रह जाता है और इसीलिए हकीकत की जमीन पर इमारतें गिरती रहती हैं, लोगों की जिंदगी जाती रहती है। आज दिल्ली में जो इमारत गिरी, उसके मलबे में दबकर 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। अभी राहत और बचाव का काम चल रहा है। आशंका है कि कुछ और लोग भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं। सवाल यह है कि मौत की इस इमारत का असली गुनहगार कौन है? तो फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422840000। पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों को लेकर सवाल बार बार उठता है, लेकिन कार्रवाई तब तक नहीं होती जब तक कोई हादसा न हो जाए। आज फिर एक हादसा हो गया। ये राजधानी दिल्ली का सब्जी मंडी इलाका है। यहाँ मलकागंज की तंग गली में बनी एक 3 मंजिला इमारत धाराशायी हो गई। इमारत बेहद पुरानी थी। राजधानी दिल्ली के मलकागंज इलाके में सोमवार सुबह हुआ एक बड़ा हादसा। एक 3 मंजिला इमारत भर भराव कर गिर गई। आप देख सकते हैं हादसे की जगह का नज़ारा। जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो मलबे में तब्दील हो गई है। दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और जो लोकल लोग हैं वो बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला रहे हैं। अगर आप सामने उस दूसरी इमारत को देखें तो आपको पता चलेगा ये 3 मंजिला इमारत थी जो कि पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है। ग्राउंड फ्लोर पर एक हलवाई और दूध वाले की दुकान थी जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बताया जा रहा है कई मजदूर काम कर रहे थे जिस समय ये बिल्डिंग जो है कोलैप्स हुई, ध्वस्त हो गई। फिलहाल उन मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इतना ही नहीं, आप साथ में भी देखेंगे एक और घर है जिसका जो पूरा बालकनी का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पास से कुछ बच्चे गुजर रहे थे और जब वो गुजर रहे थे तब ये पूरा हादसा हुआ। और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें एक की उम्र 12 साल और दूसरे की 7 साल। हादसे के वक्त बच्चों की मां उनके साथ ही थी। उनके मुताबिक उस वक्त वो स्कूल से घर लौट रहे थे। जो बिल्डिंग गिरी उसी के नीचे ई रिक्शे पर दोनों बच्चे बैठे हुए थे और मां कुछ सामान लेने के लिए पास की दुकान में गई थी। इलाके के ही रहने वाले बच्चे हैं, उनकी मां यहाँ खिलौने लगाती है और वो उनकी वजह से वो बच्चे दबे हुए। जेसीबी पहले आ जाती तो बच्चे बच भी सकते थे। बिल्डिंग गिरते ही यहाँ के लोगों ने फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को फोन किया, लेकिन करीब 2 घंटे तक जेसीबी मशीन नहीं पहुंची। ये देखो, आप देख लो, सारी बिल्डिंग देखो, सारी धराशायी बिल्डिंग हो रही है। इसको जब फोन किया फायर टाइम पर पहुंचा? नहीं, कोई टाइम पर नहीं आया। तो सारे लड़के सब लगे हुए हैं। हम 2.5 घंटे से हम लगे हुए हैं। ये 2.5 घंटे बाद जेसीबी आई है, पुलिस आई है, 2.5 घंटे बाद आई है। आधा घंटा पूरा लगा जी, उसमें भी उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, वहीं खड़ी रही। हेल्प तो यह कि जनता ही कर रही है और वो आप देख रहे हो कि जनता कैसे लगी पड़ी है। जेसीपी अब आई है, अब आती जेसीपी आ गई तो दिल्ली पुलिस जो अपने आप को दिखा रही है कि हट जाइए हट जाइए हट जाइए। जब से दिल्ली पुलिस अरे यहाँ से उठाओ वहाँ से उठाओ, जब तक दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। अब दिल्ली पुलिस अपना मकवा दिखा रही है कि हाँ हम आ गई है, जेसीपी आ गई है। वो बस जेसीपी के थ्रू रह रही है दिल्ली पुलिस के। जेसीपी ही सारा काम करेगी, जनता भी करके दिखाई रही है। बिल्डिंग गिरने के कई घंटों बाद तक राहत एजेंसियों और पुलिस को ये पता ही नहीं था कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई थी। जब तक पूरा मलबा क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने आदमी दबे हुए हैं। और हमारा मकसद है कि सभी व्यक्ति को जो भी अंदर हैं उनको निकाला जाए
और अभी तक जो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कुछ आदमी जिंदा भी हो, जैसे कि उसमें वॉइड स्पेस है। एनडीआरएफ की टीम अत्याधुनिक मशीनों की मदद से बचाव और राहत काम में लगी रही। राहत की बात यह है कि जो 3 परिवार ऊपर की मंजिलों में रह रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति को छोड़कर सभी उस वक्त घर के बाहर थे। जो बाहर की बिल्डिंग, बाहर का रूम गिरा है, उसी रूम में सो रहा था उस समय। वो उठकर बाहर किचन तक पानी पीने गया है। अभी वो किचन तक पहुंचा भी नहीं था और उसको आवाज आई धमक की और पूरी बिल्डिंग उसकी आंखों के सामने गिर गई। अगर वो 2 मिनट पहले वहां पर होता तो जैसे नीचे जाने गई, जो लेबर्स की जाने गई, वो हमारे फैमिली में से भी एक कैजुअलिटी। सवाल ये है कि बिल्डिंग गिरी क्यों? इसमें रहने वाले लोगों के मुताबिक ऊपरी 3 मंजिलों में 3 भाइयों का परिवार रहता था और वो सिर्फ ऊपरी हिस्से के ही मालिक थे, जबकि नीचे दुकानें बनी हुई थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नीचे की दुकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बिल्डिंग के मालिक के मुताबिक इसी वजह से दुर्घटना हुई। शॉप जो है, जो बिल्डिंग के नीचे है, ये अबाउट ए मंथ बैक इट वाज बीइंग परचेज्ड एंड दे स्टार्टिंग रेनोवेटिंग विद एन प्रोफेशनल मीन। बिल्डिंग इतनी सॉलिड थी कि उनको इलेक्ट्रिक हैमर मंगाने पड़े और वो दे वर ट्राइंग टू बैलेंस समथिंग एंड द रिजल्ट ऑफ दैट वाज कि जो उसकी नींव थी, जो उसके पिलर्स थे, उन पर अटैक किया गया। हम उनके पास गए और हमने उनको ये कहा कि यार हमारी बिल्डिंग पूरी तरह हिल रही है और बीच में दरारें आ रही हैं। उन्होंने कहा सर आप चिंता ना करें, वी विल टेक केयर फॉर दिस। तो क्या नींव में हो रही ये खुदाई ही बिल्डिंग के गिरने का कारण बनी? हैरानी की बात यह है कि इतने पुराने इलाके में अगर किसी बिल्डिंग में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो क्या नगर निगम को उसकी जानकारी नहीं थी? आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही थी, लेकिन अंदर से कोई हो रही थी और उसमें कोई लोड बियरिंग वॉल को कहीं छेड़ा गया है नहीं गया है, वो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम आपसे शेयर भी करेंगे। जो इमीडिएट थ्रेट वाली बिल्डिंग्स है, अब उनका जो है वो जांच के और उनको जो है वो इमीडिएट एक्शन के लिए वेकेट कराएंगे। यानी एमसीडी को इस बात की खबर थी कि इस इलाके में कई खतरनाक इमारतें हैं, फिर भी उन्हें खाली नहीं कराया गया और अब हादसे के बाद जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। हम सख्ती से कार्रवाई करवाएंगे और एक एफआईआर रजिस्टर करेंगे, केस दर्ज करेंगे और उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे की कार्रवाई भी होगी। पर सवाल है कि कार्रवाई किस पर होगी? पुलिस ने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में रहने वाले संजय अनेजा को हिरासत में लिया, लेकिन उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने नींव में खुदाई करने की इजाजत दी? और अगर उनकी जानकारी के बिना ये खुदाई चल रही थी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मुझे बताया गया है कि जो काउंसलर है उन्होंने 15 दिन पहले ही लिखित में एमसीडी को कंप्लेंट की थी, ये डेंजरस बिल्डिंग है, यहाँ पे गलत काम किया जा रहा है। एमसीडी को डेंजरस बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन लेना होता है। इनसे एमसीडी से पूछा जाएगा जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की। आरोप लगाना तो बहुत आसान काम है। पहले काम है लोगों को राहत मिले, अगर लोग बच सकते हैं उनको बचाया जाए, वो काम हम अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों को निकाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। दुखद बात है कि उनकी दुखद मौत हुई है, लेकिन आगे ऐसी घटना ना घटे उसके लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं। अगर इस पर दिल्ली सरकार अपना कुछ सहयोग करेगी, अपनी राय देगी तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली में इस तरह का कोई भी हादसा होता है तो हमेशा सरकार और एमसीडी के बीच इसी तरह का झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन इस दुर्घटना में जिनकी जान गई उनके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो 2 मासूमों की जान चली गई, लापरवाही के चलते इमारत गिर गई। आगे बढ़ेंगे, बात कोरोना वैक्सीनेशन की करेंगे। कोरोना को रोकने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। कम समय में ही 75 करोड़ लोगों को टीका लगाकर भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही सारी कोशिशों पर पानी फेर सकती है। खास तौर से वो नेता जो ये समझते हैं कि सारे नियम कायदे सिर्फ जनता के लिए हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। कल उन्होंने इंदौर में अपना जन्मदिन मनाया। आपको दिखाते हैं उस जश्न में किस तरह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जब नेताजी सामने हो तो कानून की किसको परवाह। इंदौर में यही हुआ। कहने को शहर में धारा 144 लगी है, अगर जनता इसका उल्लंघन करती तो अब तक पुलिस केस दर्ज कर चुकी होती, लेकिन जब मामला विधायक जी का हो तो पुलिस प्रशासन सब आंखें बंद कर लेता है। ये जश्न है विधायक जी के जन्मदिन का।
इंदौर की 3 नंबर सीट से बीजेपी विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय। ये वही विधायक हैं जिन्हें गुस्सा आता है तो वो सरकारी अधिकारी के पीछे बल्ला लेकर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन रविवार को उनका जन्मदिन था तो जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए हजारों की भीड़ जुटा ली गई। बीच सड़क पर उन्हें केक खिलाया गया, आतिशबाजी हुई। सिस्टम को अपनी जेब में समझने वाले नेताजी शायद जानते थे कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने भी इस भीड़ को कम करने या लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा। ये स्थिति तब है जब जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव की भीड़ को रोकने के लिए इंदौर में धारा 144 और 188 लगा रखी है। आम लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि 10 से ज्यादा लोग एक साथ जमा ना हो, लेकिन यहाँ देखिए 10 नहीं हजारों की भीड़ जमा है, पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को ये नहीं दिखा। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना प्रोटोकॉल सिर्फ आम जनता के लिए है? उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। बीएसपी, एसपी, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल अपने चुनावी मिशन पर लग गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब्बा जान वाला बयान देकर अपने पुराने तेवर में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल का दिन बेहद खास है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। पीएम मोदी कल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचेंगे। वैसे वहां उनका कार्यक्रम राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास का है, लेकिन शिलान्यास के बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जिसमें करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कल से प्रधानमंत्री मोदी का मिशन यूपी शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए अलीगढ़ में जबरदस्त तैयारियां हैं। भव्य पंडाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर भी पूरा कार्यक्रम बहुत स्मूथ तरीके से संपन्न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।